Hello and good morning to GIC Technical, the Engineers Hub. SSC जेई के फॉर्म्स अब अवेलेबल हैं और भरे जा रहे हैं। आप इसे भर सकते हैं .ni वेबसाइट पर। और आज हम अपने आज के सेशन लेने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मेजरिंग। ये एक सब्जेक्ट है जिसका वेटेज हमारे करीब 12 से 15 मार्क्स का SSC प्रीलिम्स में आता है और मेंस में भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे। तो आइए चलते हैं, आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे SSC जेई के क्वेश्चन। और हम पहला सा क्वेश्चन देखते हैं। इन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय। डैम्पिंग टॉर्क होता क्या? टॉर्क 3 प्रकार के होते हैं, हमें मालूम होगा, पढ़ा है तो। पहला होता है डिफ्लेक्टिंग। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम होता है कि जो ज़ीरो से पॉइंटर को फाइनल पोजीशन तक मूव के अंदर कुछ ड्राइविंग मैकेनिज्म लाए, कुछ मूवमेंट लाए, वो हमारा डिफ्लेक्ट। दूसरा टॉर्क होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग टॉर्क का काम होता है कि इनपुट को आउटपुट से रखना ही रखना है, लेकिन ड्राइविंग पॉइंट को रोकना, और उस स्थिति पे जहाँ पर ड्राइविंग टॉर्क जो मूव कर रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो उसे कंट्रोल कर रहा है, रोकने की कर रहा है ज़ीरो पोजीशन, वहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगा, वहाँ पर हम पॉइंटर एक जगह पे रुक जाएगा और वहाँ पे वेट का बैलेंस। लेकिन ऐसा करने में उसको कई सारे ऑसिलेशन, और इन ऑसिलेशंस को हम यूज़ करते हैं डैम्पिंग टेक्निक। डैम्पिंग टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं इज ऑफ मोस्टली। पहला है हमारा एयर फ्रिक्शन, जहाँ पे हम एयर चैम्बर में डैम्पिंग करते हैं। दूसरा है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन, और तीसरा है हमारा एडी करंट। तो बस पूछा जा रहा है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग टॉर्क जो प्रोवाइड होता है वो इनमें से किस वजह से प्रोवाइड होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही ऑप्शन है बी। क्या सही ऑप्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इस पे फिर हम एक बात रिवाइज करने की कोशिश। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? हमें मोस्टली रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 3 इंस्ट्रूमेंट्स हमें मालूम। पहला है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा है इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का काम है बस इंडिकेट करना, जब तक उसको करंट मिल रहा है, उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे ही उसका करंट गायब हो गया, डिफ्लेक्शन गायब हो गया, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दिखा, दैट इज इंडिकेट। दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? इट रिकॉर्ड्स जो भी हमारे प्रीवियस वैल्यूज़ है। दूसरा होता है हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी करता है और डिस्प्ले भी करता है। लाइक हमारे पास एनर्जी मीटर है जो हमारे घरों में लगा हुआ है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का क्या काम होता है? हमारी महीने भर की या जितना भी यूनिट होता है आपकी यूनिट एनर्जी की फॉर्म में होती है। का फॉर्मूला होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। इतना यूनिट हुआ, इतने रुपए का एक यूनिट हुआ, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे घर का एक बिल आता है। अब मैंने बता दिया आपको एनर्जी मीटर होता है, तो अब आप बताइए आपको इसमें से कौन सा सवाल सही। देखिए, व्हाट इज फॉर पावर, पावर इज फॉर टाइम, पावर इनटू टाइम दैट इज एन। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर होगा एम्पियर आवर मीटर एंड वॉट आवर मीटर। तो आप पूछ सकते हैं कि सर एम्पियर आवर मीटर तो आई लिखा हुआ है, ये तो टी बाय आई इंटू टी, कैसे? ये तो चार्ज बता रहे हैं। करंट को सिर्फ अगर हमें नापना है तो ठीक है, वो एक बात होती है कि दैट इज मीटर से हम नाप सकते हैं, लेकिन करंट हमारा क्या जनरेट करता है? ये जनरेट करता है आई स्क्वायर आर लॉस। आई स्क्वायर आर लॉस
और आई स्क्वायर आर अपने आप में क्या होता है, दैट इज पावर लॉसेस। तो इसलिए जब भी हम टाइम से एम्पियर आवर कह रहे हैं तो दिस इज फॉर द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ शंट इन एमीटर इज टू। अब एमीटर में शंट के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। एक देखते हैं। क्वेश्चन का मतलब यही था कि एक एम मीटर में शंट का क्या इस्तेमाल होता है। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपको समझ। और एम मीटर आपका एम, इसका अपना कुछ और कहा है कि यहाँ पे अगर हम एक शंट लगा दें तो शंट का शंट रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस का क्या इस्तेमाल होता है। चलिए, आपने देखा कि यहाँ पे कुछ एक वो करंट जाएगी जिसको हम कहेंगे आई, यहाँ एक करंट जाएगी जिसको हम कहेंगे आई एस एच। ठीक है, आई एस एच करंट का और इस दोनों का पाथ अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे टोटल करंट बन जाएगी जो कि यहाँ से निकली होगी कुछ, बट हमें देखना है दोनों का वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका वोल्टेज हम वी एम माने और ये हम मान लेते हैं V, तो आपको इन दोनों वोल्टेजेस को इक्वल लगाना होगा क्योंकि ये दोनों सेम है। फॉर्मूले से हम शंट रेजिस्टेंस, अगर शंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्रॉस निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ हम आपके साथ एक डिस्कशन कर रहे हैं। वी एम इज इक्वल टू वी एच, तो वी एम की वैल्यू कितनी होगी, आई एम इंटू आर एम, और वी एस एच की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज आई एस एच की वैल्यू कितनी होगी, आई एस एच पहले हम लिख दिए और फिर आर एस एच भी ये हम सेम रखेंगे, और आई एस एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी आई माइनस इक्वल टू आर एस एच। अब देखिए, आर एम ऑन आर एस एच को हम यहाँ इक्वल टू आई बाय आई एम माइनस वन। आई बाय आई एम को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई आई बाय आई एम मान लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये टोटल क्या बनेगा हमारा, आर एम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस एम मीटर इज इक्वल टू आर एस एच टू माइनस। ठीक है, बस इतना पूछा था कि ये जो करंट है, ये जो रेजिस्टेंस है जो इसके पैरेलल में लगा हुआ है, इसका काम क्या है। तो बस अगर यहाँ बहुत हाई करंट आ रही होगी तो एम मीटर आपका क्या करेगा, जल जाएगा। रेटिंग से ऊपर की करंट होगी तो वो नहीं फ्लो ही कर जाएगा। इसलिए
जो एक्सेस करंट आ रही है उसको हम शंट से निकाल दिया, तो उसका सही ऑप्शन होगा बाईपास दी। फॉर थ्री फेज अनबैलेंस्ड एनर्जी कैन बी मेजर्ड बाय, देखिए थ्री फेज अगर बैलेंस्ड वोट हो वो लोड होगा, बैलेंस लोड अगर थ्री फेज का है तो आप उसमें वॉट मीटर लगा दीजिए और आप थ्री से मल्टीप्लाई आ रही वही तीनों में जाएगी, तो आप एक वॉट मीटर। लेकिन थ्री वॉट मीटर मेथड हमने लगाया, मान लीजिए टू वॉट मीटर मेथड लगाया, टू वॉट मीटर से तो हम बैलेंस लोड को, लेकिन यहाँ थ्री फेज बैलेंस्ड एनर्जी कैन बी मेजर्ड बाय, तो जब अनबैलेंस्ड लोड है देखिए ना कहीं पे लीकेज हो रहा है, करंट का कोई रिटर्न पाथ चाहिए, तो इसलिए यहाँ थ्री फेज तो होगा लेकिन हमको एक्सटर्नल फॉर द रिटर्न कि हमारा अलग से करंट जा रहा है, लोड जा रहा है, उसके लिए एक अलग से करेक्ट ऑप्शन है। कि आप कर सकते, का फॉर्मूला होता है स्टैटिक एरर, मेजर्ड वैल्यू क्या आएगा, अभी हमने इस पे अच्छा खासा, आपको बता दें ओम मीटर क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। वैसे ही नल बैलेंस, रिकॉर्डर, रिकॉर्डर इज व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ओम मीटर इज व्हाट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जो रियली करंट बैलेंस है देखिए क्या है, दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हमने डिफ्रेंशिएट किए हुए। पहले होते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स का क्या काम है कि वो हमेशा लेबोरेटरी रखे जाते हैं, आर द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, वो आपको मार्केट में, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स जो वो मार्केट में उपलब्ध होते हैं, दोज आर द, जो भी आप कह लें, बाहर जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोज आर द सेकेंड। और जो स्टैंडर्ड यूज एब्सोल्यूट, फिर दिस इज इंडिकेटिंग, फिर ये रिकॉर्डिंग है, वॉट आवर मीटर आपको पता है दैट इज इंटीग्रेटिंग। अभी सबसे पहले क्वेश्चन में हमने एक डिस्कशन किया था कि जब पॉइंटर मूव कर रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से तो उसको अपोज कौन करेगा, तो आपको अब आंसर दैट इज रोलिंग टॉर्क। द क्रीपिंग एरर एनर्जी मीटर कैन बी रेस्टेड बाय, क्रीपिंग एरर क्या होता है, क्रीपिंग होती है जब, देखिए एनर्जी मीटर में ऊपर एक शंट मैग्नेट लगा रहेगा, शंट और सीरीज का तरीके से कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें क्या होता है बीच में एक एल्युमिनियम डिस्क होती है और एक यहाँ ब्रेक मैग्नेट, एल्युमिनियम डिस्क जो है घूमती है और अगर उसको हमें तोड़ना है तो उसके पास से मैग्नेटिक पड़ेगी, ब्रेक मैग्नेट हम लिया, डिस्क रुक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिस्क लगातार चल रही है, रुक नहीं रही, तो उसके वजह से क्या होता है आता ही रहता है, बिल को रोक नहीं पाता, मीटर आपका चलता रहेगा लगातार क्योंकि डिस्क घूम, तो उसको हम सही कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे रीज़न यही है कि उसके दो कलर का मतलब सीडी के शेप का आप सोच डिस्क है और उसके दो ऑपोजिट साइड, एक उसको एयर गैप मिल गया इधर जाने के लिए, एक एयर जाने के लिए, दोनों में आपस में फिर वो ड्रिलिंग टू opposite hole the disc. Next question, which instrument is used for measuring the medium directly, medium resistances directly,
बताया था ओम मीटर। मैगर का इस्तेमाल किस लिए होता है? इट इज़ फॉर द हाई रेजिस्टेंस। ओके, बाकी वोल्ट मीटर, एम मीटर आपको पता है, वोल्ट मीटर इज यूज फॉर द वोल्टेज, एम मीटर इज यूज फॉर द करंट। ऑल ऑफ दीज नहीं हो। द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द पॉइंटर इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, आपको पता ही है, दिस इज द डिफ्लेक्टिंग फोर्स। द रिलायबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन, रिलायबिलिटी, रिलायबल कब तक है? आपका फ्रिज मान लीजिए, या आपका कोई भी जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वो तक सही तक वो मशीन सही से काम, बस वही उसकी रिलायबिलिटी है। जब वो ख़राब काम करने लगेगी, मेंटेनेंस पे हमारा ज़्यादा खर्चा होगा, तो वो फ़ायदे से ज़्यादा हमारा नुकसान। तो रिलायबिलिटी का आप मतलब ये समझिएगा कि इट इज़ लाइफ नहीं, लाइफ तो उसकी तब भी रहेगी, बट उसका नुकसान बहुत हो रहा है। द एक्सटेंट टू विच इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये degree to which repeatability continues, डिग्री टू रिपीटेबिलिटी कंटिन्यूस। रिपीटेबिलिटी मतलब क्या? एक ही वैल्यू वो बार बार दे रहा है, तो वही वैसे ही वो काम बार बार कर रहा है, वो नहीं। ऑल ऑफ दीज नहीं, मेरे हिसाब से ये भी ऑप्शन होना। एक्सटेंड टू विच कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक जब तक रहेगी तब तक इंस्ट्रूमेंट जैसे काम, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स खराब हुई वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट गया, हालांकि उसके बाद भी काम करेगा, बट ये क्वेश्चन हमें द मैक्सवेल ब्रिज, वैल्यू ऑफ Rx, reactance Lx of a coil to be calculated after balancing the bridge. The component value is the value of तो Rx और Lx निकल। तो ये देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट इंटू फोर्थ आर्म इंटू इक्वल टू, अगर ये बैलेंस्ड है, यहाँ से कोई करंट नहीं, ठीक है। अब हम अगर इसको कोशिश करें, हमें निकालना है Lx और Rx। मैक्सवेल ब्रिज ज़्यादातर हम इंडक्टेंस निकालने के लिए, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है ये, तो फोर थाउजेंड वन अपॉन ठीक है। तो हमने क्या किया देखिएगा, हमने पहले फर्स्ट आर्म इंटू फोर्थ आर्म इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें निकालनी है वैल्यूज़ किसकी? Rx की और Lx की। अब उसी इक्वेशन को हमने लिखा, हमने क्या लिखा? ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, इनटू 4000, दिस इज पैरेलल, पैरेलल है, पैरेलल है, और पैरेलल में हम इसको कर लिए। अब इस इक्वेशन को हमें निकालना होगा ताकि हमारा आंसर हमें मिल पाए।
कोशिश करेंगे थोड़ा लेंदी हो, बट बहुत ईजी है। अब हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं। हमारा फोर टर्म है, पहले अब से 150, दिस इज 1237 पॉइंट 37.5 इंटू 1000, हाउ मच, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, यही आएगा आंसर 150। 150 ओमेगा ये प्लस हो जाएगा। अब हमारी आर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है,
इसको थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे भाई तो कितनी वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने बेसिकली कुछ किया नहीं है, इन दोनों को तो सीरीज़ में लिया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया जो कि हमारा पैरेलल में, ये पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन आया हमारे पास। फिर उसके बाद हम इक्वल कर दिया 1000 इंटू का आंसर मेरे ख्याल से आना चाहिए आर एक्स इज इक्वल्स टू अब पॉइंट ये जो है 10⁻⁻⁶ से आपके काफ़ी सारे 150 वोल्ट मूविंग आयरन वोल्ट मीटर एक्यूरेसी क्लास 1 when used in a circuit under standard the maximum possible percentage in the एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब जितना एरर होता है रीडिंग के हिसाब से, अगर आपकी जितनी बड़ी रेंज है एरर उतना छोटा, रेंज अगर आप कम करते जाएंगे तो एरर बढ़ता जाएगा। तो अगर आप अपने दिमाग में इस बात को रखें दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपके लिए मैं बताता हूँ कैसे। वोल्ट्स में तो अब जब 75 वोल्ट रीड कर रहा है तो हमने अभी इन्वर्सली कर रहा है, ये बढ़ेगा तो दोगुना होगा, ठीक है। और अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे तो 5 के, ये जब घट रहा है तो इसको बढ़ना चाहिए 150/5 इक्वल टू x/1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, दैट इज क्रीपिंग। अभी हमने क्रीपिंग पे डिस्कशन किया था। क्रीपिंग का कारण जो मेन कारण होता है वो सबसे ज़्यादा तो इसी को माना जाता है, ओवर कंपनसेशन कारण कुछ। तो अगर ये ऑप्शन दोनों वाइब्रेशन की वजह से वोल्टेज की, हाँ हो सकता है। इफ अ डायनमोमीटर टाइप वॉट मीटर द पावर इंडिकेटेड बाय द वॉट मीटर विल बी, जब वॉट मीटर को हम एसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो आप लोगों को एक बात हमेशा, वॉट मीटर जो रीड करता है वो इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट बस एक सेकंड पे जो पावर आई वही वो बता। तो इसका देखिए वोल्ट एम्पियर प्रोडक्ट इस पावर का कोई मतलब नहीं। एवरेज पावर कौन बताता है? एवरेज पावर कौन बताता है? मोस्टली डीसी में। और पीक पावर ज़रूरत की, पीक पावर की ज़रूरत, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम पीक पावर निकालते हैं। इसका सही आंसर है इंस्टेंटेनियस। ये ज़्यादातर डिमांड सप्लाई में हम डिसेजियस पैटर्न एंड ऑसिलो वर्टिकल टैंजेंट, ठीक है, इसको भी हम कितना बताया था, 5 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल।
कोई भी है, कोई भी टिप है और उसकी 5 हॉरिजॉन्टली तो 5 लाइन से कट हो रहे हैं, वर्टिकली 2 बार उसको होगा कोई फिगर पता। तो अब कह रहा है 5 हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी एंड 2 वर्टिकल टेंजेंसी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल इनपुट दिया हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमको किसका निकालना है, वर्टिकल इनपुट का निकालना है। फाइव हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी दी, नहीं सॉरी वर्टिकल, 5 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, फिर हमको हॉरिजॉन्टल का भी मालूम, हॉरिजॉन्टल इनपुट फ्रीक्वेंसी 1000, एफ एक्स हमको पता चल 1000, एफ वाई पता। एक बात हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, बस एक ही ध्यान ही रखना, बाकी सब आपसे हो जाए, दैट इज एफ एक्स अपॉन एफ वाई इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे पहले हम हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी ऊपर ले रहे हैं, लेकिन जब टेंजेंसी है तो हमें वर्टिकल पहले लेना, ऊपर लेना होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल की हम ले रहे हैं ऊपर, तो हमें टेंजेंसी इसकी वर्टिकल के ऊपर लेना है। वर्टिकल टेंजेंसी कितनी थी, 4 नहीं थी, ये थी हॉरिजॉन्टल, तो ऊपर हमें वर्टिकल, बताइए एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी 1000 हर्ट्स, पाई हमारा हमको पाई की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है, दिस इज अराउंड फिर से अभी हमने इस पर डिस्कशन, अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm and gives full scale diffusion at 0.5 volts potential difference. How can it be a current of 100? अब एक बात आप जानिए, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है और ये 100 एम्पियर्स इसको रीड करना है, अभी कितना कर पा रहा है, अभी कितना कर पा रहा है हमें नहीं, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि अभी ये रीड कर रहा है 0.5 वोल्ट, आवाज आ रही है, स्लो आ रही है ना, तो ये करेगा हमारा 0.05 एम्पियर्स। अब आपको मैंने बताया था कि शंट में कैसे काम होता है, एमीटर और इसको हमें रीड करवाना है कितना, 100 एम्पियर, ठीक है। तो अभी ये रीड कर रहा है 0. रेजिस्टेंस है हमारी 10 ओम और हमें रीड करवाना है 100, तो हमारा RSH कितना हो, यही पूछा है ना, शंट में हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए शंट में हम रेजिस्टेंस निकालेंगे बहुत आसानी से, पॉइंट 0.05 एम्पियर टू 10 ओम इक्वल टू RSH। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बाईपास किया तो था, लेकिन ऐसा क्यों आपने नहीं किया कि I माइनस ISH, यहाँ पे तो आपने I माइनस,
0.05 एम्पियर एक तरफ रीड और एक तरफ 100 एम्पियर, तो इसके मुकाबले ये करंट कितनी है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। तो इस हिसाब से अगर हम उसको माइनस भी कर देंगे तो पॉजिटिव, और हमारा आंसर जो आना है हमारा राउंड ऑफ फिगर्स, आर एस एच इज इक्वल टू 0.05 to 10 on इक्वल टू 0.205। देखते हैं ये ऑप्शन में है कनेक्टिंग 0.00 क्रॉस द मीटर, बाकी कोई ऑप्शन नहीं, बस एक डेसिमल का है इसलिए आप कंफ्यूज, सही लगा। नेक्स्ट, the multiplying power of a shunt of a milliammeter is 8 milliammeter. Okay, if the circuit is 200 milliammeters, then the current through the meter is, if the circuit is 200 milliampere, circuit current through the meter is, बस बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे करंट है और I बाय आई हमने अभी देखा था कि क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में उसने दिया है अक्रॉस द सर्किट दिया है 200 मिली एम्पियर और मल्टीप्लाइंग पावर फैक्टर दिया है, तो मीटर के थ्रू बस हमें आई एम निकाल। ओके, 200 ऑन, तो आई एम की वैल्यू 200 बाई 8 इज 5 मिली एम्पियर। CRO, a CRO, a sinusoidal waveform of a certain frequency is distinct. The value of the quantity that can be made out by observation is RMS value of the sine wave, average value, peak factor या peak to peak value। इसका कहने का मतलब है कि जो CRO की स्क्रीन है, जो CRO की स्क्रीन वो क्या रीड करती है, तो हम आपको बता दें, आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे यहाँ पे टॉपिक, तो आप देखेंगे ये होती है पीक टू पीक, इसे हम लिखते हैं वी पीक टू diameter of resistance RM is in the figure. The material of RM RSH copper, whereas that of RSH RX is, ये अलग मटेरियल का है, ये अलग मटेरियल। अब आप एक बात तो आपको भी पता है, बैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो मेटल को जंक्शन पे आप जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, वहाँ पे ये, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कह रहा है द कंडीशन फॉर विच द मीटर परफॉर्मेंस इज कंपन, तो भी आपको if a 110 volt hertz is supplied across the PMMC of full scale of 0 to 220 volts and the internal resistance is 10 kilo ohms, the reading of volt 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज PMMC वोल्ट मीटर। ठीक है, तो बता दूं PMMC जो होता है हमारा DC ही रीड करता है। DC में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और जब हमारी फ्रीक्वेंसी में सिनोसॉइडल आ गया तो सिनोसॉइडल इनपुट हमारा PMMC नहीं रीड करता, तो दिस 0 वोल्ट्स। Which instrument is used to measure the
हाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे ए में क्या हुआ है केल्विन डबल ब्रिज, ये नहीं होता है। कैरी फॉस्टर ब्रिज इज ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक यूज तो व्हीट स्टोन ब्रिज इज फॉर मीडियम रेजिस्टेंस, so the option is B, Megger. Megger. AC voltmeter has a sensor when measures half full volt range current through the voltmeter. तो सेंसिटिविटी दिया हुआ है, पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि 1 वोल्ट पे उस पर करंट कितनी बहे, ठीक है। करंट हम कैसे निकालेंगे, सेंसिटिविटी दिया था मेरे ख्याल से 100 पर वोल्ट, ओम्स पर वोल्ट। अब क्या कह रहा है, तो ये तो इसकी सेंसिटिविटी थी। आप देख रहे हैं वोल्ट नीचे है, तो अभी आपको पता, तो आप करंट कैसे निकालेंगे, बस इसको आप उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कितना रीड कर रहा है 1 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे ये रीड 1 रीड कर, और ये 1 वोल्ट पे रीड, तो अब फुल स्केल में ये फुल स्केल रेंज है, तो 1 वोल्ट पे इतना, 100 वोल्ट पे कितना करेगा, 100 वोल्ट पे इंटू 100, 0. ये 100 वोल्ट पे है ना, फिर उसका हाफ स्केल हो गया तो क्या होगा, हाफ इसका 0.00 as compared to full wave rectifier using 2 diodes, the 4 diode bridge rectifier has of डायोड का क्या काम होता है, डायोड जब लगा रहे पॉजिटिव साइकिल में तो चलेगा, नेगेटिव साइकिल में शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, वापस जाने का रास्ता नहीं, कुछ हद तक जीनर डायोड जाने देते, अभी एक बैरियर होता है, लेकिन -6 डायोड पॉजिटिव तो चलने दे रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है कि फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 डायोड्स, द 4 डायोड्स हैज ब्रिज रेक्टिफायर हैज द एडवांटेज, यही कि जहाँ पे सब एक साइकिल में हम 2 रोक पा रहे थे, 2 साइकिल में हम नेगेटिव हो रोक पा रहे हैं, जहाँ 4 डायोड लगे हुए हैं वहाँ पे पूरी की पूरी नेगेटिव साइकिल हम लोग क्लिप, इस वजह से हमारा जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है, एक होता है पीक वोल्टेज, हमारा पीक वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, एक होता है हमारा इन्वर्स, तो ये इन्वर्स वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, क्यों कम होगी, क्योंकि हमारे पास डायोड्स उतने लगे हुए हैं, नेगेटिव साइकिल में जाने से हमारे पावर को इम्प्रूव, और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी 2 वोल्ट मीटर्स रेंज connected in the AC सर्किट, वोल्ट मीटर रेंज दिया हुआ है 300, 1 वोल्ट मीटर इज मूविंग आयरन टाइप जो कि 200 रीड करता है, 2 वोल्ट मीटर है 3 और पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक हमारा मूविंग आयरन है 200 वोल्ट रीड करता है, तो दूसरा कितना रीड करेगा, अदर इज PMMC। मैं बता दूं AC सर्किट से कनेक्टेड है, PMMC है, तो कितना रीड करेगा, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, मैं यही कहूँगा, जहाँ पे हाई कैलकुलेशंस हैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए
जितना प्रैक्टिस करे रहेंगे उतना ही आपके ऊपर कमांड रहेगा। छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, उसको आप दिमाग में रखें और कोशिश करिए एक प्री साइज नोट्स इतने रहें कि आप जिस दिन भी एग्ज़ाम देना हो या उसके एक दिन पहले आप सब कुछ बहुत छोटे कुछ ही पन्नों में 5-10 पन्ने सारे और उसको आप रिवाइज करें, उसको आप तब जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मेजरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, इसके आप प्रीवियस ईयर्स लगा डालिए, फिर आप जब एग्जामिनेशन जाएंगे तो आप देखेंगे गलती नहीं।